देखिए, हमने 36 साल नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ है। आज मैं जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के रूप में भी आई हूँ, केवल नर्मदा नहीं, देश बचाओ के बारे में। लेकिन ये जो गुरुद्वारा है, आप लोग जाने कि हमारी हर रैली दिल्ली की गुरुद्वारा ने दी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਡੇਲੀ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਬਿੰਦ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੇਗਾ ਪਾਟਕਰ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ 32 ਸੈਕਟਰ ਵਿਖੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈਏ। हिंदी में सबको प्रणाम करती हूँ। वाहेगुरु जी की खालसा, आज मैं बहुत खुश होकर पंजाब में आई हूँ, क्योंकि पंजाब की संघर्षशीलता ने किसानों के पक्ष में केंद्र की सरकार को झुकाया है। और इसलिए पंजाब की शहादत को तो हम बहुत ही मानते हैं, सलाम करते हैं, जो पूर्व के आज़ादी आंदोलन में भी थी और इस बार के इस नए आज़ादी आंदोलन में भी होती रही है। उन शहीद किसानों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन साथियों, कि किसानों का मुद्दा हो या मजदूरों का मुद्दा हो या आम नागरिकों का मुद्दा हो, हम लोग प्रदूषण जैसे मानव निर्मित समस्या से या जलवायु परिवर्तन से तो शहादत नहीं लेना चाहते। ये शहादत नहीं होगी, ये एक प्रकार की हत्या होगी जो व्यवस्था से ही और जीवन प्रणाली से भी हो रही है। और इसलिए दोनों पर हम लोगों को सोचना ज़रूरी है। और व्यवस्था में अर्थव्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था, शहरीकरण और औद्योगिकरण, इन सब की नीतियों का और कानूनों का एक प्रकार का योगदान है। आज लुधियाना में मैं आई, जब मालूम पड़ा कि लुधियाना के लोग ही नहीं, यहाँ से सतलज से राजस्थान के गंगानगर तक के लोग यही पानी पी रहे हैं, जिसका रंग इस प्रकार से काला रंग है। आज अभी हम लोगों ने देखा कि जो ट्रीटमेंट प्लांट से निकाला हुआ पानी है वो भी काला कभिन्न है। तो ये तो मौत के कगार पर करोड़ लोगों को ढकेलने की बात है, जिसको रोकने के लिए ये पीपल्स एक्शन कमेटी, इसका नाम भी संघर्ष रखा हुआ है और जिसमें 30-40 अलग अलग संगठन जुड़े हुए हैं और जिसकी दायरा और व्यापकता बढ़ती जा रही है, उनको हम धन्यवाद देते हैं कि वो कम से कम आज की परिस्थिति में भी आवाज़ उठा रहे हैं और नागरिकों की अपेक्षाएं जीवन बचाने की, प्रकृति बचाने से उभर ला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक में क्या हुआ, ऑक्सीजन के बिना, जबकि अपने ही भाई बंद तड़प तड़प कर चले गए। तो हम लोग ये ग्रीन वेंटिलेटर्स को अगर समझेंगे नहीं, तो क्या कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन प्लांट्स में ऑक्सीजन मशीन निर्माण करता है क्या? ऑक्सीजन तो हवा से निकाल कर उस पर भरता है। तो आज इन पेड़ों को बचाना, ये हरे आच्छादन को जो धरती पर छाए रहेगा, तो ही जलवायु परिवर्तन से बचेंगे। ग्लासगो और पेरिस में जो नरेंद्र मोदी जी आश्वासन दे रहे हैं, और 50 साल बाद क्या होगा, उससे कोई बचेगा नहीं। उस समय तक भी न कोल बचेगा न इंसान बचेगा। तो आज जो मथेवाड़ा फॉरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, वो एक बहुत अहम मुद्दा है। वैसे ही संघर्ष चल रहा है मध्य प्रदेश के बक्सवाहा फॉरेस्ट में, जहाँ जहाँ बायोडाइवर्सिटी, जैविक विविधता है, जहाँ जहाँ प्राकृतिक वन है, उसको आप कहीं प्लांटेशन, मोनो प्लांटेशन करके कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इस वन को जो आज बिजनेसमैन होते हुए फोटोग्राफर भी बन गए हैं और वन के वन्य जीवों के साथ जीना चाहते हैं, वही नहीं, हर कोई हमारे में से जो इस फॉरेस्ट को देख रहा है, 3 से 4 हजार एकड़ तक का फॉरेस्ट है। और जिस फॉरेस्ट को 3-4 टुकड़े में होते हुए खास करके सतलज के किनारे ही है, उस फॉरेस्ट को खत्म करना मतलब सतलज जो आपकी प्यारी नदी है, कितनी भी विवादग्रस्त हुई हो,
आपकी माँ नर्मदा है हमारी, वैसे माँ सतलज है, और उसके कैचमेंट में और डायरेक्टली ड्रेनिंग कैचमेंट में जहाँ पुराने पेड़ तो काट कर अब छोटे छोटे प्लांट्स लगाने से क्या सतलज बचेगी अगर फॉरेस्ट खत्म होगा तो? और वहाँ कहीं फ्लड प्लेन्स भी डिमार्केशन न करते हुए उस फ्लड प्लेन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस पर भी कोई भी अगर ध्यान नहीं देगा तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल डिस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ही बन जाएगा। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें नागरिकों का सहभाग लेना चाहिए। जो आर्टिकल 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, वो कहता है कि वार्ड सभाएं होनी चाहिए। हर पार्षद ने, काउंसलर ने वार्ड सभा लेकर क्या करना है विकास के नाम पर और क्या नहीं करना है विनाश के दिशा में, इस पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है। अभी महाराष्ट्र में हमारे साथियों ने 9 दिन का उपवास करके मजबूर किया है कि पार्षद, काउंसिलर्स वार्ड सभा ले ले, नहीं तो उनका चुने हुए प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व रद्द हो जाएगा म्यूनिसिपल एक्ट के तहत। तो आज मथेवाड़ा के फॉरेस्ट में जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बहुत सारे पंखियों से लेकर जानवरों तक, इसमें सांबर है, नीलगाय है, बंदर है, जो अभी अभी हम लोग देख के आए हैं, तो उनको बचाना ही प्राकृतिक व्यवस्था को बचाना है। केवल एक फॉरेस्ट वो प्रोटेक्टेड है कि रिजर्व्ड है, वो किसके मालकी का है, ये सोचने की बात नहीं है। ये सार्वजनिक जीवनदायिनी व्यवस्था है, वही है, न हमारी अर्थव्यवस्था, न हमारी औद्योगिक व्यवस्था। और ऐसे फॉरेस्ट को खत्म किस प्रक्रिया के द्वारा कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब हमारे बीच में कश्मीर सिंह जी आए हैं, जत्थेदार साहब अमृतसर से आकर कह रहे हैं, ये दलित समाज के लोग जो वहाँ बरसों से और पीढ़ियों से रहते आए हैं, उनकी जमीन पर अचानक आलू रिसर्च फोरम या फार्म ले लेगा, देना एक जगह पर उनको स्थान कागज पर और उन्होंने कब्जा करना इनकी जमीनों पर, ये कभी भी मंजूर नहीं हो। दिस इज एन ऑफेंस अंडर द एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट, SC और ST को जो लागू होता है। ये लोग लड़ कर बहुत कोर्टों में जीत कर भी अभी तक पूर्ण रूप से मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। हम उनके साथ हैं और रहेंगे, और इनका बचना ही मथेवाड़ फॉरेस्ट के बचने से जुड़ा हुआ है। ये रंजपाल सिंह जी भी जानते हैं, ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि इंसान को बाहर करते हैं फॉरेस्ट के बीच से या फॉरेस्ट के अंदर से, और फिर कमर्शियल इंटरेस्ट अंदर घुसते। तो अभी ये जो हो रहा है कि वहाँ एक नया इंडस्ट्रियल पार्क खड़ा करना, ये भी बात बहुत ही गंभीरता से सोचने की है। हाई टेक साइकिल वैली के इंडस्ट्रियल पार्क को हम लोग देख के आए, अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ है। कई हीरो की फैक्ट्री खड़ी है और 2-4 फैक्ट्रीज को केवल जमीन दे चुके हैं, वो अभी खड़ी भी नहीं हुई है। और इतनी जल्दी क्या है पंजाब की सरकार को और लुधियाना की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को, जो ग्रेटर लुधियाना बनाना चाहती है, वो बेटर लुधियाना अगर बनाना है तो इनको भी बचाना होगा, सतलज को भी बचाना होगा और मथेवाड़ा फॉरेस्ट को भी बचाना होगा। और इस दिशा में ये सब लोग लड़ रहे हैं। और सतलज को बचाने के लिए बूढ़ा नाला जिसको आप कह रहे हैं, वो अब अगर बूढ़ा हो गया कि मृत हो गया, इस सवाल का जवाब तमाम पार्टियों को ही नहीं, जनप्रतिनिधियों के ही नहीं, तमाम नागरिकों को भी देना पड़ेगा। और ये इसीलिए क्योंकि राजनीति क्या होती है, वो सत्ता और जनता के बीच का संबंध ठीक करने की प्रक्रिया होती है। तो ये जो संघर्ष चल रहा है, ये जो निर्माण कार्य में भी लगे हैं, फॉरेस्ट खड़े कर रहे हैं इकोसिक जैसे संस्थाएं, हम उनको भी सलाम करते हैं। ये संघर्ष और निर्माण का कार्य इसी प्रकार से सच्चा राजनीतिक कार्य माना जाएगा। बूढ़ा नाला की जो स्थिति हमने देखी है, वहाँ जहाँ 200 से अधिक डाइंग इंडस्ट्रीज हैं और बाकी भी इंडस्ट्रीज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसी, जिसका ट्रीटमेंट प्लांट से छोड़ा गया पानी अगर काला कभिन्न है, तो बिल्कुल ये स्थिति गुजरात के साबरमती की स्थिति जैसी है। अभी कितने सारे गुजरात हाईकोर्ट ने जवाब दिए हैं, ऑर्डर्स दिए हैं
कि जॉइंट फास्क फोर्स बनाते हैं, कमिटियां बनाते हैं। यहाँ भी अमरिंदर सिंह जी ने बनाई। ये बूढ़ा नाला का प्रदूषण रोकने के लिए करोड़ों रुपयों का बजट तय किया, 650 का। अब मैंने कहा बिट्टू साहब बोल रहे हैं कि वो टाटा को देने वाले हैं, पर इतना सिक्रेटिवली क्यों चल रहा है कार्य? ये इन सभी संगठनों का सवाल बहुत अहम है। ये पूरा कार्य अगर ईमानदारी से चल रहा है तो वो पूरा पारदर्शी और जवाबदेही होना चाहिए। अब देखिए, हर पार्टी के मैनिफेस्टो में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पर एक विभाग तो होता ही है, लेकिन आज हम देख के आए, कर्नल साहब ने हमको दिखाया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे पैमाने पर कूड़ा नाला बह रहा है वो कितना शुद्ध है। फिर भी वहां भी इन्होंने बड़ा 9 फीट डायमीटर का पाइप बिठा दिया है। इतना पानी उनको वहां से भी छोड़ने की तैयारी है। और उसके आगे जब 14 किलोमीटर का रेंज इसी नाले का, अब नाला ही बन गया, पहले तो बूढ़ा दरिया था जो मुंबई में हुआ है, मीठी नदी थी, अब मीठी नाला हो गया। तो गरीबों को तो दोष देते हैं कि आप इस किनारे पे बैठे, लेकिन हम देख के आए कि बिल्कुल जो तटबंध बने हैं उन्होंने भी नुकसान किया है। अब बिहार को देखिए कि तटबंधों ने बिहार के नदियों में सूखा और बाढ़ दोनों का दुष्चक्र चालू करके लाखों बिहारियों को बर्बाद होते हुए स्थलांतरित प्रवासी मजदूर, माइग्रेंट लेबरर्स बना दिया है। तो ये तटबंध भी बार बार टूट रहे हैं, जिसको कुछ न कुछ लिपापोती करने का काम जितना कर सकते हैं नजदीक के पेंडवासी, गांववासी कर रहे हैं, लेकिन उससे नहीं चलेगा। इस पूरे सतलज की कैचमेंट जो है, इसका अगर विचार करना है तो 3-4 मुद्दे पर विचार करना पड़ेगा। एक तो जो सिटी से सुएज जा रहा है, इसके एसटीपीज देश भर के शहर बताते हैं कि वो कम कैपेसिटी के होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी नहीं चाहते हैं। और इसीलिए सुएज जो हमारी ही योगदान की बात है, लेकिन वो इस प्रकार से नाले से नदी में जाकर राजस्थान तक अंतरराज्य पीने के पानी का स्रोत बन जाता है। ये एक किलिंग फोर्स बन जाता है, ये एक हत्या करता है। प्रदूषण से 16 लाख लोग हर साल गुजर जाते हैं, मृत्यु की कगार पर धकेले जाते हैं। कोरोना का इतना बड़ा व्यापार भी हुआ, प्रचार भी हुआ, डराना भी हुआ, मौतें भी हुई, गंगा में बहाई गई, पर आज देश में कुपोषण और प्रदूषण, इन दोनों से सबसे ज्यादा मौतें होती रही है। ये लोगों को समझना जरूरी है। और बूढ़ा नाला का अनुभव इसका एक अहम अनुभव है। आज हम जो देख के आए उसके आगे चलकर अगर समझेंगे कि इंडस्ट्रीज भी अपनी एफ्लुएंस, अपने अवशिष्ट पदार्थ हिंदी में जिसको कहते हैं, वो कैसे छोड़ रही है। आपको बताओ, मध्य प्रदेश में 2 जगह का अभी पूरा सर्वे, अभ्यास और टेस्टिंग करके मैं आई हूँ। नर्मदा में भी जो पानी अभी आ रहा है, अजनार, कोरम और नर्मदा तक पहुंच रहा है, इंदौर संभाग आपने नाम सुना होगा, वो भी अभी पीने लायक नहीं रहा है। पूजा तो कर सकते हैं नदियों की, छठ पूजा से लेकर नर्मदा जयंती तक, लेकिन वो पीने लायक नहीं रहा है, ये हकीकत है। तो आज यहाँ से भी जो पानी राजस्थान तक जा रहा है, वो राजस्थान को भी धोखा दे रहा है। और लुधियाना शहर, लाखों की यहाँ की जनसंख्या जब इसी पानी पर अधिकांश निर्भर है, तो किस प्रकार से बचेगा जान, बचेगा जीवन। तो ये एफ्लुएंस को रोकना चाहिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये काम है, पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स पॉलिटिकल कंट्रोल बोर्ड्स हो गए हैं सब जगह। इसीलिए न वो सही सर्वेक्षण कंप्लीट करते हैं, न अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही स्थिति में और कॉम्प्रिहेंसिवली व्यापकता के साथ जाहिर करते हैं, नहीं उनके आदेश और रिपोर्ट्स को राजनेता और प्लानर्स मानते हैं, न नागरिक जानते हैं। आज यही स्थिति यहाँ दिख रही है। ये डाइंग इंडस्ट्री, एक प्रकार की डेथ लाने वाली इंडस्ट्री। तमिलनाडु में भवानी के किनारे हमने संघर्ष किया था, अब वहां से भी यहाँ आ रही है, तिरुपुर से,
जहां मैं अभी 12 दिसंबर को जाने वाली हूं, तिरुपुर में इरोड डिस्ट्रिक्ट और सभी में, तो वहां जीवानंद नाम के पर्यावरणवादी लड़ते लड़ते गुजर गए। ये एक मुद्दा बहुत महत्व का है। एसटीपीज और कलेक्टिव ईटीपीज जो बन रहे हैं, कॉमन ईटीपीज, जिसने अभी हमने देखा कि डाइंग इंडस्ट्रीज के 2 कलेक्टिव ईटीपीज हमने देखे, तो उसमें भी 50 और 40 mld की कैपेसिटी है, जबकि 200-250 mld अवशिष्ट पदार्थ निकाल रहे हैं डाइंग इंडस्ट्री से, तो केवल 90 mld की कैपेसिटी के प्लांट्स कैसे बचाएंगे प्रदूषण से। और इसीलिए ट्रीटमेंट प्लांट से आया हुआ वो एफ्लुएंट अगर काले रंग का है, अगर हम सूंघ कर ही समझ सकते हैं कि वो अमोनिया है, जसकीरत जी ने पूरी शास्त्रीय जानकारी हमारे सामने रखी है, कपिल अरोड़ा जी ने रखी है, तो सभी ये जानते हैं कि नागरिकों के जीवन पर ये हमला है और इसको रोकना ही चाहिए। बहुत सारे जजमेंट्स हैं, पर्यावरण सुरक्षा समिति गुजरात के जजमेंट आप देखिए 2018 तक कि पीसीबी के जो सेक्रेटरी जनरल होंगे वो और राज्य के चीफ सेक्रेटरी, ये दोनों को अगर जीरो डिस्चार्ज एफ्लुएंट नहीं है तो उनको व्यक्तिगत जिम्मेदार माना जाएगा, व्यक्तिगत। अब इस पर किसी ने क्या एफआईआर दाखिल करना है, ये सवाल है। और इसके साथ साथ सुएज एसटीपीज भी ऐसी चलनी चाहिए। अब शहर का प्लानिंग और नियोजन करने वाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर ये नहीं समझती है तो कौन समझेगा। तो मुझे लगता है और एक मुद्दा यहाँ है सैंड माइनिंग का। हमने देखा, चकित हो गए, हमारे यहाँ भी इलीगल सैंड माइनिंग होता रहा, केस खुद लड़ी, हाईकोर्ट में जीत भी गए, पूरा स्टे ऑर्डर ले ली नर्मदा घाटी के लिए, लेकिन आज भी रात को जाकर ड्रेस बदलकर पोकलेन मशीन पकड़कर हमको गिरफ्तार करवाना पड़ता है। आज लुधियाना में भी ये करने की जरूरत है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि कोई छुपा के भी नहीं रखी है सैंड, नदी किनारे ही पर्वत खड़े किए हैं सैंड के, जो वैध सैंड है कि अवैध है, इसकी एक जगह जहाँ माइनिंग चलता है उसकी जांच होना जरूरी है, क्योंकि सैंड माइनिंग से नदी गहरी नहीं होती है कि जिसमें पानी भर जाएगा तो अच्छा पानी मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आप 27 फरवरी 2012 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखिए, और फिर 2013 में वो दुर्गा शक्ति उत्तर प्रदेश में लड़ी, एक IAS ऑफिसर, तब बार एसोसिएशन ऑफ एनजीटी खड़ी हो गई, और 2013 अगस्त से नवंबर तक के एनजीटी दिल्ली के ऑर्डर्स देखिए। कहीं भी जहां पानी है या पानी जमता है उसके नीचे की सैंड, रेत निकालना अवैध है। और जिनको मंजूरी मिलती है वो 4 हेक्टेयर को मंजूरी दी तो 40 हेक्टेयर तक माइनिंग होता है, और इससे क्या होता है, जल चक्र खत्म होता है और नदी टीबी या कैंसर ग्रस्त इंसान की जैसे सूखती जाती है। आज भी सतलज का पानी सूख रहा है, अभी भी आपका ग्राउंड वाटर तुलना में ठीक है, लेकिन अगर ये हुआ तो किसान जो आज अपनी जमीन बचाना चाहते हैं, अपनी खेती बचाना चाहते हैं, वो भी एक दूसरे प्रकार से उनकी खेती और उनकी आजीविका जब मर मिट जाएगी तब फिर से संघर्ष के लिए ही खड़ा होना पड़ेगा क्या, ये सवाल है। तो संयुक्त किसान मोर्चा की अभी मीटिंग शुरू हुई है 12 बजे दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर। मैंने यहाँ आना तय किया था इसलिए यहीं आना पड़ा, लेकिन उस कमेटी की सदस्य के नाते ये पूरी स्थिति देखकर मैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व तक भी ये सवाल पहुंचाऊं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कल ही चंडीगढ़ में बहुत अच्छा सम्मेलन हुआ आर्ट गैलरी में, और वहाँ यही बात मैंने रखी है कि जैविक खेती, जल जंगल जमीन बचाना, नदियों को, नदी घाटियों को बचाना, फ्लड प्लेन्स के अंदर बिल्डिंग खड़े करते हैं तो केरल में जो हुआ, महाराष्ट्र के रायगढ़, कोल्हापुर, कोंकण में जो हुआ, वो इसी का नतीजा है। ये पंजाब में अभी तक हुआ नहीं है इतना बड़ा एक आपदा का हकीकत, लेकिन ये हो सकता है कहीं भी। और अगर नदी नहीं बचेगी, पानी नहीं बचेगा, तो एयर एक्ट, वाटर एक्ट, ये सब, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट,
इसका क्या मतलब रहेगा? यहाँ कानूनों का पालन करना बेहद जरूरी है, तभी संविधान का पालन होगा, नहीं तो उस पर हाथ रखकर शपथ लेकर भाग जाते हैं अपने जनप्रतिनिधि। ये नहीं हो सकता है। मुझे लगता है इतने सारे संगठन अगर एकत्रित आए जिनका मास बेस होगा, ये मैं मानती हूँ, और ज़्यादा बड़े पैमाने पर जनशक्ति खड़ी करना। आप देख रहे हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी जी के कॉर्पोरेट धार्जिणे कानूनों को जन आंदोलनों की राजनीति ने हराया है, न केवल दलीय राजनीति। इसलिए जन आंदोलन का मार्ग ही अपनाना पड़ेगा। अगर बूढ़ा नाला ही नहीं, सतलज बचानी है, लुधियाना बचाना है और राजस्थान तक के सभी पानी पीने वाले लोगों को बचाना है, तो आपको तो मैं यही ऐलान करूंगी कि आप संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग आज दोपहर को भी मुझे मिलने वाले हैं, उनको भी ऐलान करूंगी कि अब इन तमाम मुद्दों पर भी किसान मोर्चा ने भूमिका लेना जरूरी है। जैविक खेती करना जरूरी है, नहीं तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का पोल्यूशन भी बहुत जा रहा है, नदियों में, नालों में, और ज़मीन भी बर्बाद कर रहा है और भूजल भी बर्बाद कर रहा है। कैसे बचेंगे हम लोग, कैसे जिएंगे और कहाँ जाकर जिएंगे, ये पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। लंगर सेवा के इतने ही नेचर सेवा भी ज़रूरी है। ये पंजाब सबसे पहले समझ सकता है, और गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी की प्रेरणा और उनकी पूरी सोच यही थी, एक समता की, जिसमें दलित, आदिवासी, खेत मजदूर, पशुपालक सब लोग। लेकिन डेयरी की भी यहाँ डेरे हैं, अब उससे भी प्रदूषण रोकना जरूरी है। इंडस्ट्रियल पार्क की नए सिरे से जरूरत ही नहीं है। टेक्सटाइल पार्क के नाम से शुरुआत करना और फिर सब प्रकार का केमिकल हब तक लाना, ये जो चाल खेलते हैं, उस प्लानिंग और नियोजन पर भी सवाल होने चाहिए। जो मंजूरियां मिली हैं, उन मंजूरियों में जो शर्तें डाली होगी, उन शर्तों का पालन करना ही होगा। ਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एनवायरनमेंट की। जो पंजाब में तो हमें तो हुक्म हर सुबह यही आता है कि पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत, तो इस बात को लेके, संदेश को लेके उठाते भी रहे हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि पंजाबी में बोलते पानी दा मारिया पानी नाल ही हरा हुंदा। ये गंदी राजनीति का जो हमारे देश ने देश को खराब कर दिया है, ये अच्छी राजनीति से ठीक होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजनीति को समझाने की कोशिश कीजिए। शायद मोदी जी भी अब थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, तो सबको समझाएंगे। तो एक मतलब जब हमारे जल नहीं बचेगा, जंगल नहीं बचेगी, जमीन नहीं, तो भारत कहाँ रहेगा? तो इस बात को हम आगे लेके चल रहे हैं। और लुधियाना में बहुत सपोर्ट मिलता है। पंजाब का तो हर एक आंदोलन में, हर एक लड़ाई में हम तो कुर्बानी करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप साथ देते रहिए, तो भगवान करेगा हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव जीतेंगे